नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है 12 साल बेमिसाल, विपक्ष के सवाल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी जश्न मना रही है। रिकॉर्ड गिनाए जा रहे हैं, उपलब्धियां बताई जा रही हैं और यह दावा किया जा रहा है कि मोदी युग ने भारत की तस्वीर और तकदीर बदल दी। लेकिन इसी के साथ एक नई राजनीतिक बहस भी छिड़ गई है कि अगर मोदी सरकार का 12 साल का कार्यकाल इतना सफल, इतना परिवर्तनकारी और इतना ऐतिहासिक रहा है तो फिर उसकी तुलना बार बार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से क्यों की जा रही है। क्या बीजेपी की राजनीति में आज भी नेहरू एक स्थायी संदर्भ बन चुके हैं? वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार नेहरू की विरासत का बचाव कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि आधुनिक भारत की नींव नेहरू ने रखी थी और आज भी उनकी उपलब्धियां की बराबरी करना आसान नहीं है। लेकिन सवाल कांग्रेस से भी है, अगर नेहरू का कार्यकाल इतना ही मजबूत और ऐतिहासिक था तो फिर मोदी सरकार की उपलब्धियों से वो क्यों असहज है? कुल मिलाकर मोदी सरकार के 12 साल को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर देश भर में बीजेपी जश्न मना रही है। दिल्ली से लेकर देश के दिल मध्य प्रदेश तक कार्यक्रमों की धूम है। इसी कड़ी में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भोपाल में महिला उद्यमियों से संवाद किया और मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। लेकिन मोदी के 12 साल का जश्न जितना बड़ा हो रहा है, सियासी घमासान भी उतना ही तेज होता जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस इन 12 साल को अलग नजरिए से देख रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे सेवा, सुशासन और संकल्प के 12 साल बता रही है। बीजेपी का दावा है कि 2014 के बाद देश ने विकास की नई रफ्तार देखी है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, डिजिटल इंडिया ने देश की पहचान बदली। पार्टी का कहना है कि ये 12 साल सिर्फ सरकार चलाने के नहीं बल्कि देश की दिशा बदलने के साल रहे हैं। आजादी के बाद जो जवाहरलाल नेहरू ने 1952 के चुनाव के बाद निर्वाचित रूप से जो समय निकाला था, उस रिकॉर्ड को तोड़कर और आगे बढ़े हमारे लिए बाबा हनुमान जी की कृपा उन पे बनी रहे, भगवान राम की कृपा बनी रहे। मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी है, मंदिर भी है, पर कांग्रेस ही कहते पते नहीं है हमारे लिए। पूरे देश से कांग्रेसियों ने केवल हिंदू मुसलमान इसको उसको लड़ाने का काम किया। गरीबी हटाओ, 1971 के पहले इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया, गरीबी तो नहीं हटी, कांग्रेस जरूर हट गई। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो केन बेतवा लिंक परियोजना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वंदे भारत ट्रेन, मेट्रो परियोजनाएं और महाकाल लोक जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट इसी दौर की पहचान बनकर सामने आए हैं। लेकिन कांग्रेस इस पूरे नैरेटिव को खारिज कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि 12 साल पूरे होने के बाद भी बीजेपी की राजनीति नेहरू के इर्द गिर्द ही घूमती रही और बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दों पर जवाब देने से बचती रही। ऐतिहासिक मानने की वजह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ भी रहे, हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 12 साल को पश्चाताप के वर्ष के रूप में मनाना चाहिए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी, 12 साल हो गए, कहाँ रोजगार दिए? 24 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार। महंगाई कहाँ उच्चतम स्तर को छू गई। इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर 2 टाइम खाने को मोहताज हो गया है। आप खुमारी में हैं, कहीं ना कहीं आप मदहोशी में हैं, आपको धरातल की स्थिति से वाकिफ नहीं है। कुल मिलाकर मोदी के 12 साल पर सियासी शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। वह एक तरफ बीजेपी इसे विकास, विश्वास और विरासत बदलने का दौर बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि 12 साल बाद भी बीजेपी की राजनीति नेहरू के नाम से आगे क्यों नहीं बढ़ पाई। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये 12 साल उपलब्धियों का स्वर्णिम अध्याय है या फिर सियासी नैरेटिव की सबसे बड़ी लड़ाई? फैसला जनता को करना है, लेकिन इतना तय है कि मोदी के 12 साल अब विकास से ज्यादा राजनीति के केंद्र में आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल,
अगर मोदी सरकार का काम खुद बोल रहा है तो फिर नेहरू से तुलना की जरूरत क्यों पड़ रही है? दूसरा सवाल, कांग्रेस को बार बार नेहरू की विरासत का बचाव क्यों करना पड़ रहा है? तीसरा सवाल, मोदी बनाम नेहरू की बहस से आखिर किसे ज्यादा राजनीतिक फायदा मिलता है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर नितिन डेहरिया, कांग्रेस नेता सिम्पी अग्रवाल और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और डेहरिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आप कह रहे हैं 12 साल बेमिसाल, उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त है आपके पास, तो फिर नेहरू या कांग्रेस शासनकाल से तुलना करने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? कहीं ना कहीं देश की आज़ादी हमें कई वर्ष पूर्व मिली, लेकिन देश का अगर स्वर्णिम काल के लिए एक नई शुरुआत हुई और देश के लिए विकास की गति को बढ़ाने वाली एक वैचारिक आज़ादी का काम हुआ है तो 2014 में हुआ है। 2014 से पहले हमारे भारत भूमि ने इतने कठोरतम और इतने नकारात्मक समय का सामना किया है जिसका अगर हम विवरण अगर वैश्विक स्तर पर दें तो हमारे पुराने भारतीय और हमारे बुजुर्गों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। आप ये बात करेंगे कि हमेशा कांग्रेस का हमेशा से सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा कि कैसे वो शासन में रहे, कैसे अपनी सरकारें चलाए, हर राज्य में और देश में केंद्र में वो डटे रहे। इसके लिए उन्होंने देश के युवाओं को सबसे पहले शिक्षा से दूर करा, उन्होंने रोजगार से दूर करा, मनरेगा जैसी ऐसी एक योजना लाई जिसके माध्यम से सिर्फ ये लोग चाहते थे कि हमारे देश का जो युवा है वो कहीं ना कहीं सिर्फ मजदूर बना रहे। तो लेकिन बरकरार रखा, मतलब बिल्कुल चाहते हैं मजदूर बना रहे? नहीं, हमने उसे बरकरार इसलिए किया क्योंकि 2014 से पहले जब आप देखेंगे तो हमारे देश में और पूरी दुनिया में भारत में एंटरप्रेन्योरशिप का उतना एक बहुत बड़ा वृद्धि स्तर पे विकास कार्य नहीं था। आज हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न वाली एक वैश्विक एंटरप्रेन्योर शक्ति है। आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर जब कांग्रेस का सरकार हुआ करता था तब पगडंडियों का जो देश है वो भारत को कहा जाता था। आज लाखों किलोमीटर की जो सड़कें हैं, हाईवे, हर रोज 30 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से जो विकास कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में हो रहा है। जब 2014 से पहले और अब की तुलना में शैक्षणिक ढांचे की अगर आप बात करेंगे तो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी तब हमारे देश में 9 IIT थे। आज की डेट में आप बात करेंगे तो वो 21 के करीब है, 25 के करीब है। जब आप IIM की बात करेंगे तो उनके समय पे जब आप बात करेंगे तो वो 13 हुआ करते थे जो अब 21 है। एम्स की बात करेंगे तो वो जब 8-9 हुआ करते थे, आज वो हमारे देश में 23 के करीब एम्स है। हमारे देश की शैक्षणिक व्यवस्था तो निरंतर होता है ना, एक दिन में तो आप 23 कर नहीं दोगे, 9 से आगे गिनती करोगे। लेकिन ये भी देखिए आप कि 2014 में जब दूसरे देश उससे पहले जब 5G की ट्रायल्स कर रहे थे तब भी हम 2G और 3G के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ हमारे देश को पीछे खींचने का काम किया है। आज आप देखिए इन्होंने सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की बात की, वहीं हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करके इंफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षणिक क्षेत्र, या ना सिर्फ यही बल्कि हमने पूरे भारतवर्ष में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आवास देने का कार्य किया है। जहां पे खपरे वाले लोग भी लोगों को नसीब नहीं होते थे वहां पे हमने स्लैब वाले घर देने का काम किया है। 10.5 करोड़ लोगों से ज्यादा को घर पे हमने LPG सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है, क्योंकि हमारे अति संवेदनशील प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये सोचते थे कि देश की एक ग्रामीण क्षेत्र की महिला जब घर में खाना पकाती है और जब वो चूल्हा फूंकती है तो उसकी आंखों से आंसू आते हैं। ये उन्हें देखा नहीं गया। इस वृहद स्तर पे हम लोगों ने कार्यों को कहीं ना कहीं फैलाया है। आप 2014 से पहले देखेंगे तो शासकीय अस्पतालों में वही सवाल मेरा वही था नितिन जी कि जब आपके पास लंबी फहरिस्त है, आप गिनाना शुरू कर दिए जी, जब इतनी लंबी फहरिस्त है तो फिर नेहरू कार्यकाल से, कांग्रेस के कार्यकाल से तुलना ही क्यों करना? आप गिनाइए कि हमने इतना महान काम कर दिया। देखिए एक छोटा सा वोट मांगिए, एकदम छोटा सा मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि कांग्रेस की हमारी काबिल प्रवक्ता इसका जवाब देगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हमारे देश में कभी बहुत बड़े कोई ओलंपिक या CWG जैसे गेम्स के लिए आयोजन कराने का कभी हमें नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला। 2010 में हमें मिला था तो CWG में भी इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला किया। वहीं हमारी सरकार में खेलो इंडिया प्रकल्प में 63,000 से ज्यादा जो एथलीट्स है भारत भूमि ने तैयार करके दिखाई है। आज हम रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल कर रहे हैं। ये लोग जो बोफोर्स के नाम पे घोटाला करते थे 1987, 26 दिसंबर 1987 को राजीव गांधी INS विराट पे अपने परिवार के साथ हाथ हिलाते हुए लक्षद्वीप के बंगाराम द्वीप में गए थे। और किस द्वीप में किस लिए गए थे? वो वहां क्रिसमस और अपने जन्मदिन की और छुट्टियां मनाने के लिए गए थे। और ऐसा द्वीप जहां पे अल्कोहल जो है वो प्रतिबंधित नहीं था। तो मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस की प्रवक्ता से कि राजीव गांधी जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे देश के, वो उस दिन बंगाराम आइलैंड में क्या करने गए थे? क्या वो महान मेरा भारत महान के विकास या नारे की उसकी क्या रूपरेखा को तैयार करने के लिए गए थे? मैं आपसे चाहूंगा कि आप उनसे जरूर जवाब ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सिंपी जी, यदि वो नेहरू के शासनकाल से, कांग्रेस के शासनकाल से आज के मोदी शासनकाल की तुलना करते हैं तो आप लोग इतने असहज क्यों हो जाते हैं? जब आपका कार्यकाल बेहतर है तो हो जाने दीजिए तुलना।
फिर आप क्यों कह रहे हैं कि पश्चाताप करना चाहिए उनको, जमीनी हकीकत पता नहीं है? क्या काम नहीं हुए देश में इन 12 सालों में? देखिए ब्रजेश जी, जहां तक असहजता की बात आती है, तो अगर आप किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता से कहेंगे कि अपने 70 साल का शासन गिनाइए, तो सामान्य कार्यकर्ता भी आपको गिना देगा। डीआरडीओ, ओएनजीसी, रेल, भेल, सेल, बाबा एटॉमिक, भाखड़ा नंगल, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एचएमटी, एम्बेसडर, वो सब कुछ गिना देगा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकाल को गिनाना होता है तो कहीं नेहरू जी से तुलना करने लगते हैं, साहब इतना बड़ा हमारा कार्यकाल था। अभी मोहन यादव जी इंदिरा गांधी जी के नारे याद दिला रहे थे, कहीं इन्हें मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल याद आ जाएगा, क्योंकि ये बोल नहीं पाते ना कि 12 साल से देश को लाइनों में लगा के रखा हुआ है, कहीं एसआईआर के नाम पे, कहीं नोटबंदी के नाम पे, कहीं पेपर लीक के नाम पर, कहीं कोविड के नाम पर, कहीं जीएसटी के नाम पर, कहीं पेट्रोल डीजल के नाम पर, कहीं गैस सिलेंडर के नाम पर। तो ये सारी उपलब्धियां ये गिना नहीं पाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो विद्वान प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि कांग्रेस ने शिक्षा से दूर कर दिया, रोजगार से दूर कर दिया, तो शिक्षा का बजट यूपीए के समय कितना था कुल बजट का? 4.77%। और मोदी जी का बजट कितना है? 2.50%। यानी सीधा सीधा आपने 50% शिक्षा के बजट में घटौती कर दी। 10 सालों के अंदर 93,799 स्कूल्स जो हैं सरकारी, वो बंद हो चुकी हैं। यूपीए के समय एनरोलमेंट रेट कितनी थी हमारे यहाँ पर? 26 करोड़। अभी कितनी है? 24 करोड़। यानी 2 करोड़ बच्चे सीधे सीधे आपने शिक्षा से गायब कर दिए। इस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल पाती है। चीन से व्यापार घाटा यूपीए के समय 35 से 38 अरब डॉलर हुआ करता था, आज 99 अरब डॉलर पे पहुंच गया है। और फिर आप लंबी लंबी अर्थव्यवस्था की डींगे हाँकने लगते हैं। और मोदी जी की उपलब्धि बन के धर्मेंद्र प्रधान आए तो है मध्य प्रदेश की धरती पर, तो कम से कम एक बार तो माफी मांग लेनी चाहिए, मध्य प्रदेश से ही माफी मांग लेनी चाहिए। 89 टाइम्स जो है वो पेपर लीक हुए हैं मोदी जी के शासनकाल के अंदर, उस पर ये लोग नहीं बोलते। ये कह रहे थे हमने बेरोजगारी पैदा कर दी, तो हमारे काबिल प्रवक्ता को पता होना चाहिए 2017-18 के अंदर पीएलएफएस का डेटा है कि 6.1% की रिकॉर्ड बेरोजगारी देश ने देखी, जो 45 वर्ष की सर्वाधिक बेरोजगारी थी इस देश के अंदर। और जो आप बैठे हुए हैं आदरणीय ब्रजेश जी, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम कहाँ हैं? 180 देशों में 157 पोजीशन पर है। एक छोटा सा जो नॉर्वे है ना, वो फर्स्ट पोजीशन पर आता है। ये तो इन्होंने सिंपी जी, स्थिति आप कर इतनी दी है। कमियां गिना रही हैं, नितिन जी इतनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, जनता क्या नादान है? वो जो इतनी कमियां होने के बावजूद उनको चुनती जा रही है। ब्रिजेश जी देखिए, 12 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का है। हम विपक्ष की भूमिका में, ये हमसे सवाल पूछ रहे थे, तो अभी सवाल पूछने की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, अभी जवाब देने की भूमिका में। बाकी आप जनता पर छोड़ दीजिए, वो निर्धारित कर लेंगे। यूपीए के समय जो डॉलर बनाम रुपया था, वो 58 टू मैक्सिमम 62 पहुंचा, आज 95 पर पहुंच गया है। माननीय मोदी जी कहते थे कि रुपया जितना गिरता है उतना देश की साख गिरती है। तो आप बताइए, आपने देश की साख को आज कहां पर पहुंचा दिया है? ठीक है, छोटा सा पेट्रोलियम की जवाब बात दीजिए कर नितिन लूं जी, तो फिर मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगा। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है, जिसने जो है ये कह रहे हैं कि बेरोजगार के जो है आंकड़े पेश कर रहे हैं, बेरोजगार के आंकड़े भी तब आते हैं आदरणीय हमारी जो काबिल प्रवक्ता साथी है, जब सरकार और शासन रोजगार प्रदान करने का प्रयास करे। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जिसने देश के युवाओं को अशिक्षित और ये एक पहचान पूरे दुनिया में स्थापित करने का ठेका लेके रखा था कि ये सांप पालने वाले और बंदर नचाने वालों का देश है, उनको खुद ही ये सोचना और समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस खुद के पहले गिरेबान में जाके जो कभी एक छत्र राज्य पूरे देश में किया करती थी, उसके अलावा कोई बड़ा दल पूरे भारत में नहीं था, आज 2-3 राज्यों तक सीमित रह गए। केंद्र में इनके पास में कोई नेतृत्व नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें तो आप अभी उठा करके राहुल गांधी है उनके पास, भैया नेता प्रतिपक्ष है जी। वो तो जो है वो एकदम जीवट किस्म के जो है वो हमारे युवा साथी है, और मैं चाहता हूं कि लंबे समय तक वो कांग्रेस का ऐसे नेतृत्व करे और लंबे समय तक इनका बंटाधार जो है कांग्रेस का पूरे देश में नहीं दुनिया से भी सफाया हो जाए। कुछ कह रही थी सिंपी जी आप? ब्रजेश जी, जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को गिरेबान में झांककर देखना चाहिए, तो गिरेबान से झांककर ही आपको बता रही हूँ कि मनमोहन सिंह जी के समय जो कुल बजट है ना, वो 16 लाख करोड़ का हुआ करता था। उस समय भी भारत की बेरोजगारी 2% थी, और आज 53 लाख करोड़ का बजट है। लेकिन उसके बाद भी आपने 6.1% की रिकॉर्ड बेरोजगारी दी है, जो हमने छोटे से बजट में 45 साल के अंदर भी नहीं दी थी। और आप हो और मैं आता हूं दूसरे दौर में, प्रदीप जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। प्रदीप जी, मोदी बनाम नेहरू या कांग्रेस शासनकाल की तुलना हो रही है, तो किसे राजनीतिक ज्यादा फायदा होता है? क्यों बीजेपी तुलना करती, या लोकतंत्र में यह जरूरी है? प्रदीप जी, लगता है कुछ तकनीकी खामी है।
इस वजह से उनसे संपर्क टूट गया है। लेकिन नितिन जी, आपने इसका जवाब नहीं दिया कि 50% आपने शिक्षा का बजट क्यों कम कर दिया? देखिए, सबसे पहले बेरोजगारी का जो आपने वादे किए थे वो क्या दूर हो गई समस्या आज? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं इनका जवाब दूंगा। इन्होंने मनमोहन सिंह जी की बात करें। मनमोहन सिंह जी 1992 में जब भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे, तब भारत इतनी ज्यादा गरीब परिस्थिति से, इतने ज्यादा इकोनॉमिक डाउनफॉल से गुजरा है कि भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1992 एलपीजी पॉलिसी लाने की नौबत पड़ गई थी। देश के पूरे बहुत बड़े एक प्रतिशत सोने को वहां पे विदेशों में गिरवी रखने की आवश्यकता पड़ गई थी। इतने बुरे दिन कांग्रेस पार्टी ने हमारे भारत देश को दिखाई है। आज जो ये शिक्षा बजट की बात कर रही है, लेकिन आप ये बात कीजिए कि स्टार्टअप के क्षेत्र में आज कितनी योजनाएं आज युवाओं के लिए चल रही है। कितने ज्यादा जो बजट है वो स्वरोजगार योजनाओं के लिए है, वो कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स के लिए हमने आवंटित किया है। सिर्फ यही नहीं, हमें सिर्फ युवाओं को शिक्षित नहीं करना है, उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाना है। जी देखिए, आप ये जिनकी बात कर रहे हैं बेरोजगार की, जिन्हें काम करना होता है, वो कहीं ना कहीं आज हमारे देश का जो स्टार्टअप का जो रेशियो है या जो परसेंटेज है वो यूं ही नहीं बढ़ रहा है। काम करने वाले को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन राजनीति से प्रभावित जो इनके काम दिलाओगे तब तो काम कर पाएंगे ना। जी नहीं, राजनीति से प्रभावित जो युवा है और जो इनके जो बी टीम के जो कार्यकर्ता है, वो तो सड़कों पे ढपली लेके उतरने से कभी भी नहीं उतरते। अभी आपने हाल फिलहाल के पिछले देश के कई सारे आंदोलनों में देखे होंगे, जो वास्तविकता में जो युवा है वो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक दिशा में बढ़ता है, वही युवा है। और वही आज देश को स्टार्टअप के रूप में तीसरी सबसे बड़ी एक अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया में स्थापित कर रखा है। तो जो सड़क पर है युवा, वो कौन से हैं? वो कहां से आए हैं? बाहर से आए कहीं? नहीं, वो मैं निश्चित तौर पे मान रहा हूं कि अभी हम व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में एक बहुत बड़ा परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव आपको और देखने को मिलेगा। अगर आज हम स्टार्टअप्स के क्षेत्र में, जहां पहले का युवा ये सोचता था कि मुझे नौकरी पाना है, वो आज ये चाह रहा है कि मैं भी नौकरी पाऊं, मैं भी अपना स्वरोजगारी बनूं और साथ ही साथ लोगों को रोजगार प्रदान करने का कार्य करूं। तो ये विचारधारा में, ये मानसिकता में जो बदलाव लाने का कार्य किया है, वो एनडीए की इस यशस्वी सरकार ने इस भारत देश में किया है। तो क्या आप नहीं मानती हैं सिंपी जी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काम हुआ है, अन्य क्षेत्रों में काम हुआ है, इन उपलब्धियों को क्यों नकार दिया जाए? कि इसलिए कि आपके विरोधी की सरकार है? देखिए ब्रजेश जी, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड डेवलपमेंट की बहुत दलीलें दे रहे हैं। उसकी वास्तविक स्थिति तो ये है कि 2022 में जब नितिन गडकरी जी एमपी में आते हैं तो उन्हें खुद सड़कों की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह उठाना पड़ जाता है। जो ये यूनिकॉर्न की बात कर रहे हैं और स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की स्थिति बता देती हूँ। जहाँ 2025 में डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त 10,000 स्टार्टअप्स की इन्होंने बात करी थी, 6,000 मात्र ये टच कर पाते हैं और 180 उसमें से बंद हो जाते हैं। और मध्य प्रदेश का एक भी स्टार्टअप नहीं है जो यूनिकॉर्न क्लब के अंदर आता होगा। मेक इन इंडिया की बात कर लूं, 2014 में इन्होंने लॉन्च किया था। ये इन्हीं का निर्धारित डेडलाइन था कि 2022 में हम जो जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का श्रेय है वो उसको लगभग 25% पहुंचा देंगे। आज भी वो 16 से 17% पर अटका हुआ है और इतना ये यूपीए सरकार के अंदर भी हुआ होता था। ये जो लेकर आए, ये तो 2000 का नोट लेके आए जिस पर यू टर्न ले लिया, जीएसटी लेकर आए जिस पर यू टर्न ले लिया। तो इन 27 योजनाएं तो यूपीए सरकार की होंगी जिनके नाम बदल बदल के ये अपने नाम से चला रहे हैं। अभी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है, खुद की बनाई हुई यूनिवर्सिटी तो गिना नहीं पाते हैं, उनको बंद जरूर कर देते हैं और अपने नाम से उसको प्रचारित कर देते हैं। इंदिरा आवास योजना भी हम ही लेकर आए थे। अगर हम स्व सहायता समूह की बात कर ले, हम राइट टू एजुकेशन की बात कर ले, हम आरआईटी की बात कर ले, हम कंप्यूटर की बात कर ले, हम टेक्नोलॉजी की बात कर ले, सब हम लेकर आए थे। और जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को वो महिलाओं की आंखों में देखकर आंसू आ रहे थे, तो उन्हीं महिलाओं के लिए 33% आरक्षण पंचायतों में देने का काम भी हमारी सरकार ने किया था। ये महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी तो मीनाक्षी नटराजन जी को संसद भवन में जाने से रोक रही है। तो इनके पास उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं है सिवाय ये बताने के कि नेहरू जी खराब थे, इंदिरा जी खराब थे, मनमोहन सिंह जी खराब थे। नितिन जी, उपलब्धियों में सिर्फ आपके पास यही है? देखिए, अगर ये सब आंकड़े झूठ बोलते होते तो किसी भी राजनीतिक दल का कितना बड़ा कीर्तिमान और कितना जनाधार है ये उनको चुनावों में पता चलता है। अगर हमारी इतनी योजना या हमारी नीतियां इतनी विफल होती तो कहीं ना कहीं हमें देश में आज इतने बड़े जनाधार के साथ में आज हम स्थापित नहीं होते, वो भी इतने लंबे समय से। लौटूंगा आपके पास, जुड़ गए प्रदीप जी हमारे साथ। प्रदीप जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी। मोदी बनाम नेहरू के शासनकाल पर बहस चल रही है, क्या लगता है आपको इस बहस से राजनीतिक फायदा किसे ज्यादा होता है, और क्या लोकतंत्र में इस तरह से तुलना करना जरूरी है? देखिए, नेहरू जी की अपनी अलग छवि थी, उनकी कार्यशैली अपनी थी अलग थी, मोदी जी की कार्यशैली अपनी अलग जी। और मोदी जी का जो कार्यशैली है वो दूसरे तरीके की है। उनका ये कार्यशैली में उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं जिसको लगता है जनता को, इसीलिए तो बार बार वो मत कर रही जनता
बार बार मतदान कर रही है, प्रधानमंत्री बना रही है, राज्यों में सरकार उनकी आ रही है। कुछ ऐसा काम जैसे सड़कों का जाल बिछाना, धारा 370 हटाना, राम मंदिर का निर्माण कराना, ये कुछ ऐसे फैसले हैं जो ऐतिहासिक फैसले उन्होंने किए अपनी कैबिनेट में। लेकिन नेहरू जी की कार्यशैली अलग थी, उनकी कार्यशैली शिक्षा पद्धति में थी। उनको और दूसरे कार्यों पे आप कह सकते हैं उद्योग का डेवलप करना, रोजगार दिलवाना, इस सारे कार्यों पे वो अब दोनों की कार्यशैली की हम तुलना एक दूसरे नहीं कर सकते हैं। इनका प्लेटफॉर्म अलग रहा है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे जो ऐतिहासिक फैसले हुए हैं बीजेपी सरकार के, जो इनके मैनिफेस्टो में थे, वो ऐतिहासिक फैसले थे, उसको नरेंद्र मोदी जी को श्रेय जाएगा उसका। यही कारण है कि आप देखें तो राज्य हो या केंद्र हो, दोनों जगह उनकी सरकारें हैं और वो लगातार सरकारें बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का मत तो उनके पक्ष में है। अब ये बात करना कि वो उनकी स्थिति वो ठीक नहीं काम कर पाए, तो क्या आप भी मानते हैं कि विकास की रफ्तार बढ़ी है? जो वो कह रहे हैं बुलेट ट्रेन की रफ्तार से काम हो रहे हैं, पहले नहीं होते थे। निश्चित तौर पर आप देखें तो पूरे देश में जहां आप क्योंकि खुद ही ब्रिजेश जी आप घूमे होंगे पूरे में, तो सड़कों की स्थिति आप देख लीजिए, पहले क्या माला हालत थी, अब क्या है। दूसरी बात है खाद्यान्न में उपज का केंद्र देखिए, पहले जब नेहरू जी कांग्रेस के शासनकाल में आप देखिए, एक चीज और थी बड़ी बात है कि वैज्ञानिक युग डेवलप हुआ है। पहले जो टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी आई है उससे बहुत सारी चीजें आसान हुई है। आप खेती में कृषि में जाइए तो पहले 1 एकड़ में 2 या 3 क्विंटल गेहूं पैदावार होती थी, आज उसी 1 एकड़ में हम 20 क्विंटल धान पैदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उसका प्रभाव तो है, टेक्नोलॉजी का असर है। और टेक्नोलॉजी के युग में कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने आज काम किया है और आगे आई है। तो यही कारण है, आप देखें एम्स की स्थिति देख ले, चाहे एजुकेशन में भी देखें, IIT और इन सब चीजों में, तो कहीं ना कहीं इसकी बढ़ोतरी हुई है। और इसमें तो इसलिए बीजेपी तुलना करती है कि उसको इससे राजनीतिक फायदा मिलता है और कांग्रेस कहीं ना कहीं असहज हो जाती है। अगर देखिए मोदी जी का काम अगर नहीं होता फिर तो श्रेय भी नहीं मिलता और सरकार भी नहीं बनती। आप देखिए जहाँ जिन स्टेटों में कांग्रेस की सरकार रही वो काम नहीं कर पाई तो फिर वो चली गई वहां सरकार। अब आप ये इस बात को लेकर कोसते रहे कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया या उसकी सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो फिर जनता वोट क्यों दे रही है? कहीं ना कहीं वोट इसी बात से मिल रहा है कि वो कुछ ऐसा काम करती जा रही है जिसको लोगों के मन में बैठ रहा है। चाहे वो तो सिंपल जी ऐसे काम तो किए हैं जो लोगों के मन में बैठ रहे हैं, इसलिए तो चुन रहे हैं। और आप काम नहीं कर पाए इसलिए तो सत्ता से बाहर हो गए, और बार बार वो चुने जा रहे हैं, तो कुछ तो काम पसंद आ रहे होंगे ना जनता को, आपको भले ही ना आए। देखिए ब्रजेश जी, अगर तर्क ये है कि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है इसलिए उनको जनता चुन रही है, तो फिर इसी तर्क के अनुसार कांग्रेस ने भी 70 साल काम किया होगा इसलिए जनता ने हमें चुना होगा। ये बात तो आपको स्वीकारना पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हम स्पष्ट कहते हैं, पहले वोट चोरी कर रहे थे, अब सीट चोरी करने के ऊपर आ रहे हैं। इन्होंने जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनको अपना तोता बनाकर छोड़ दिया है और 3 साल से हम उसी के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। अगर लेकिन जब आपकी सरकार थी तब कोर्ट ने कहा था सीबीआई तोता हो गई है। देखिए वो तो कोर्ट आज भी कह रहा है कि जो तो मतलब तोता तो रहती है, वो कभी आपके पिंजरे में रहती है, कभी इनके पिंजरे में रहती। ब्रजेश जी, ये तो आप भारतीय जनता पार्टी को समझाइए कि जब कांग्रेस की सरकारें थी तो बूथ चोरी का इल्जाम तो ये भी लगाया करते थे, इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न ये भी खड़े किया करते थे। लेकिन जब आज ये सत्ता में आ गए हैं तो फिर क्या होता है, भाजपा की वॉशिंग मतलब चोरी कहीं नहीं हो रही, वो आरोप लगाते थे इसलिए आप आरोप लगा रही हैं। नहीं ब्रजेश जी, हमने तो जो भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष के रूप में सीखा हम तो वही डिलीवर कर रहे हैं। जो इन्होंने हमें 70 साल में डिलीवर किया, आज वो हमने 12 साल में इनको डिलीवर कर दिया। लेकिन इन्हें स्वीकारने में इतना कष्ट क्यों हो रहा है? तब आप भी नहीं स्वीकार करती थी ना सिंपी जी, जब आपकी सरकार थी आप तो स्वीकार करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार नहीं कर रही है ब्रजेश जी। इनको तो ये समझना चाहिए कि पहले इन्होंने हमको ये सिखाया कि इलेक्शन कमीशन भी जो है वो कांग्रेस की सरकार की कठपुतली हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे सीख कर वो वैसे सत्ता चला रहे हों, कि आपसे सीख लिया और उस स्टाइल में चला रहे हैं। ब्रजेश जी, हमसे सीख के सत्ता चला रहे हैं, इसीलिए तो एम्स, IIT और IIM को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन हमसे सीख के सत्ता नहीं चला पा रहे, इसीलिए 2000 के नोट पर इनको यू टर्न लेना पड़ता है। वैसे भी कहा जाता है ना, गुरु गुड़ रह गया चेला चीनी हो गया, ये दिग्विजय सिंह ने कहा, लेकिन नितिन जी जवाब दे रहे हैं। जी देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी की बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान की ऐसी बातें हमारी काबिल प्रवक्ता ने करी है। जवाहरलाल नेहरू इतनी अच्छी, बहुत पुराने समय हो गए, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल शासनकाल ले लीजिए, एक छोटी सी शासनकाल ले लीजिए। बिल्कुल एक छोटी सी मैं बात पूछूंगा। जवाहरलाल नेहरू जी तो खैर एडविना माउंटबेटन जी के साथ बैठ करके अपने देश की योजनाएं बनाया करते थे। अहमदनगर फोर्ट में जिनके पैर दबाने से लेकर के प्रेस करने तक के जो कर्मचारी अंग्रेजों ने प्रोवाइड करवा रखे थे, ऐसी तो अंग्रेजों के साथ उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। मैं आज कांग्रेस पार्टी से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा और मैं चाहता
हूं कि यहाँ की जो हमारी काबिल प्रवक्ता शिंपी जी है वो इसका जवाब देना। अनुच्छेद 356 जो किसी भी राज्य की सरकार को भंग करने का एक कानून होता है, यूपीए गवर्नमेंट में 90 बार उसका उपयोग किया गया, अकेले इंदिरा गांधी की सरकार में 50 बार उसका उपयोग किया गया। हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले केवल खुद के अपने चाल चरित्र में झांके कि कांग्रेस पार्टी ने इतने लंबे वर्षों तक के भारत के लोकतंत्र को खोखला करने का और इसे दीमक की तरह खाने का काम किया। तो आपने दूसरा तरीका अपना लिया, जैसे वो सिंपी जी कह रही हैं। देखिए, जब इनके पास भंग करते थे, आप दूसरे तरीके से बुला लेते हैं। जब इनके पास जनाधार बच्चा ही नहीं है तो इनके प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, राहुल गांधी जी, तो तब से गिरती थी, राष्ट्रपति देखिए यहाँ पर उधर से इधर आ जाते हैं तो चली जाती है सरकार। यहाँ पे राज्यसभा के चुनाव चल रहे थे, राहुल गांधी जी उधर लक्षद्वीप समूह के पास जाकर के मरीन में नीचे जाके अंडर वाटर मछली देखने का काम कर रहे थे। तो राहुल गांधी को थोड़ी वोट देना है, यहाँ खुद इनके पास में इनके मुद्दे नहीं बचे हैं। जब इनके पास जनाधार नहीं है तो ये सिर्फ ईवीएम का रोना रोते हैं। अब ये सीट चोरी और वोट चोरी की बात करने लगा है। आप देखेंगे 5 साल बाद इनकी आवाजें भी बंद हो जाएगी और ये जनता करने वाली। ठीक है, छोटा सा जवाब दीजिए सिंपी जी, समय नहीं है। ब्रिजेश जी, एक बार इनको एप्स्टीन फाइल्स पर भी बोल देना चाहिए। एक बार इन्हें यह भी बता देना चाहिए कि जब पहलगाम में हमला हुआ था तो मोदी जी को पीड़ितों से मिलना चाहिए था, या बिहार के मंच पर नीतीश बाबू के साथ जाकर ठहाके मारने चाहिए थे। जब दिल्ली में हमला हुआ था तो ये विदेशों में जाकर जन्मदिन मना रहे थे, उसके ऊपर नहीं बोलते हैं। और उसके अलावा इन्होंने कहा कि कश्मीर की धाराओं की बात कर रहे थे, तो कभी कभी तो कांग्रेस को इस बात के लिए शुक्रिया अदा कर दीजिए कि कश्मीर को पहले लेकर हम आए, लोकतांत्रिक धारा है अनुच्छेद 356, जिससे राज्य की सरकारें गिराई जाती है। शिंपी जी, ये हमारे जो कांग्रेस की काबिल प्रवक्ता शायद इनको जानकारियों का भी चलिए, माफी चाहता हूँ नितिन जी, सिंपी जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर उपलब्धियां गिनाने के लिए दोनों ही दलों के पास बहुत कुछ है, लेकिन तुलना क्यों? क्या लोकतंत्र में तुलना से ही मतदाताओं को बताया जाता है कि किसकी सरकार बेहतर थी? तो निश्चित तौर पर तुलना करना चाहिए। जनता देखेगी तभी तो महसूस करेगी कि किसके शासनकाल बेहतर था, किसका नहीं है और किसका है। उसी आधार पर तो अपने मत का उपयोग करेगी। तो शायद तुलना बेहतर है, लेकिन तुलना के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो सरकारें कर जाती हैं। सियासत तो होती है, लेकिन वो नहीं करना चाहिए, उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। तो क्या यहाँ मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है? निश्चित तौर पर नहीं। अब तुलना पर लोग क्या कहते हैं और उसका क्या परिणाम आता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।